हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण, सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण क्या है। तो बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन चिन्हों को लिपि चिन्ह कहते हैं। लिपि चिन्ह को वर्ण भी कहा जाता है। भाषा की मौखिक या लिखित सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सकें वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई और अभिन्न अंग है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, अर्थात जब तक हमें वर्णों का ज्ञान नहीं होगा हम भाषा को नहीं समझ पाएंगे। अब बढ़ते हैं वर्णमाला की ओर। क्या है वर्णमाला? बच्चों, प्रत्येक भाषा में बहुत से वर्णों का प्रयोग होता है। सभी वर्णों को एक साथ मिलाने से उस भाषा की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। आइए हिंदी की वर्णमाला जानें। आप पढ़ चुके हैं कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी लेखन में प्रयोग होने वाली वर्णमाला देवनागरी की ही वर्णमाला है। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। सबसे पहले आते हैं इसमें स्वर, जो होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। फिर आते हैं व्यंजन, जिसमें क वर्ग के व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ, ढ। फिर च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के व्यंजन होते हैं त, थ, द, ध, न। और प वर्ग के व्यंजन होते हैं प, फ, ब, भ, म। कुछ अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो य, र, ल, व होते हैं 4। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं जो श, श, स, ह होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 4 होते हैं श, त्र, य, श्र। अंग और अह अयोगवा होते हैं। और आ, ज, फ, ह, ग ये आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। ड, ढ ये उत्तिष्ठ व्यंजन कहे जाते हैं। तो ये तो हमने वर्णमाला जान ली। अब हम सबसे पहले बढ़ेंगे स्वर की ओर। स्वर क्या है? पिछली कक्षाओं में भी आप जान गए होंगे इसके बारे में, लेकिन इस बार भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये व्याकरण का अभिन्न अंग है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है स्वर कहलाते हैं। स्वर का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है। हिंदी में 11 स्वर हैं, जिसमें री को शुद्ध रूप स्वर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिंदी में इसका उच्चारण री की तरह होता है, स्वर की तरह नहीं। लेकिन फिर भी इसकी गणना स्वरों में ही होती आ रही है। हिंदी में इसका प्रयोग केवल संस्कृत के उन शब्दों में होता है जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं। आइए स्वरों के भेद की ओर चले। सबसे पहले है ह्रस्व स्वर। किसका है? स्वर का पहला भेद। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं अ, ई, उ और री, ये 4 हैं ह्रस्व स्वर। दूसरा स्वर का भेद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर स्वात होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ, यह 7 दीर्घ स्वर। हिंदी में आगत स्वर आ, जिसके ऊपर अर्धचंद्र होता है, आजकल हिंदी में आ ध्वनि का प्रयोग होने लगा है। यह एक स्वर है जिसका प्रयोग अंग्रेजी में से हिंदी में आए शब्दों में होता है, अर्थात वे शब्द जो अंग्रेजी भाषा से निकलकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं उनके ऊपर आगत ध्वनि का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे डॉल, कॉल, क्लर्क, बॉडी, जॉनी आदि। ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन हम इन्हें हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रयोग करते समय क्या करना होता है? ऊपर आगत ध्वनि का चिन्ह लगाना होता है, अर्थात अर्धचंद्र। अब जानेंगे हम मात्राएं क्या है। तो बच्चों, शब्द स्वरों और व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। शब्दों में स्वरों का प्रयोग 2 तरह से होता है। पहला है अपने मूल रूप में। बहुत से शब्दों में स्वरों का प्रयोग अपने मूल रूप में होता है, जैसे गई, अब, आम, इधर, उधर, आओ आदि। दूसरा होता है मात्रा के रूप में। स्वर को जब व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो वह मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। विभिन्न स्वरों की मात्राएं को भी जान लेते हैं। वो इस प्रकार है। पहले अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे शब्द हैं जल, खबर, कटहल आदि।
आ की मात्रा डंडे के रूप में दर्शाई जाती है, शब्द बना काजल, घाघरा, इलाहाबाद। छोटे ई की मात्रा वर्ण के आगे से आती है, जैसे गिलास, शनिवार, रिमझिम। बड़ी ई की मात्रा वर्ण के पीछे से आती है, जैसे मीनाक्षी, गरीब, कहानी। उ की मात्रा वर्ण के नीचे से आती है, जैसे पुल, चुनमुन, मनुज। ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे से आती है, जैसे दूर, सपूत, झगड़ालू आदि। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है, जैसे कृपा, पृथ्वी, अमृत। ए की मात्रा रेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है, जैसे केला, सपेरा, अलबेले। आय की मात्रा रेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में आती है, जैसे कैसा, भैया, जैन आदि। औ की मात्रा एक डंडे के साथ रेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है, जैसे गोभी, समोसा, रोजगार आदि। औ की मात्रा एक डंडा और रेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में आती है, जैसे कौन, मौसम, समझौता आदि ये शब्द हैं। आइए याद रखने वाली बातें भी इसमें हैं, वो जान लेते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है। व्यंजनों को अ रहित लिखने के लिए उसके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात एक तिरछी रेखा खींची जाती है या उसे आधा लिखा जाता है। जैसे क के नीचे हल चिन्ह लगाया, इसका मतलब वो स्वर रहित है, या क को उसकी खुंडी हटाकर लिखा जाता है। ख के नीचे हल चिन्ह यानी वो अधूरा है या उसके डंडा हटा दिया जाता है। ग को भी अधूरा लिखा जाता है, ख को भी इस तरह लिखते हैं, या तो हल चिन्ह लगाइए या उसको अधूरा लिखिए। र पर उ और ऊ की मात्राएं ऊपर या नीचे नहीं लगती बल्कि बीच में लगती हैं। जैसे ऊ की मात्रा र के बीच में लगी रुचि, रुपया, गुरु, रुझान, रुकावट आदि। ऊ की मात्रा भी बीच में लगती, जैसे रूप, इसमें खिंचाव होगा, शुरू, रूस, अनुरूप, रूठना, गरूर। री की मात्रा जब श में लगती है तो दोनों मिलकर श्री हो जाते हैं। इस तरह बच्चों हमने पढ़े स्वर क्या होते हैं। अब हम बढ़ेंगे व्यंजन की ओर। जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए वायु कंठ से निकलकर मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श या घर्षण करते हुए बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही हो सकता है, स्वर के बिना इनका उच्चारण प्राय नहीं होता। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद जान लेते हैं। तो सबसे पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर मुख के किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित हैं। आइए अब स्पर्श व्यंजन जान लें। जैसे क वर्ग के व्यंजन, ये भी स्पर्श व्यंजन है, क, ख, ग, घ, ढ। इनका उच्चारण स्थान है कंठ और नाम है कंठ्य। च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ये तालु इनका उच्चारण स्थान है, नाम है तालव्य। ट वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, मूर्धा इनका उच्चारण स्थान है और नाम है मूर्धन्य। त वर्ग, त, थ, द, ध, न, दंत उच्चारण स्थान है और दंत्य नाम है इसका। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ उच्चारण स्थान है और ओष्ठ्य इसका नाम है, अर्थात क से लेकर म तक के व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरे तरह के व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों की स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की होती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करने में स्पर्श इतना कम और क्षणिक होता है, यानी कि बहुत कम होता है, कि ये स्वर से प्रतीत होते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख से वायु जीभ के दोनों पार्श्वों से बाहर आती है। ये चार हैं, य, र, ल, व। कितनी जल्दी इनका उच्चारण हो जाता है। कौन से चार हैं अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल, व। तीसरे व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग से रगड़ खाती हुई बाहर आती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी चार हैं, श, श, स, ह, अर्थात इनका उच्चारण करते हुए ऊष्मा यानी कि हवा बाहर आती है। चौथे तरह के व्यंजन है उत्तिष्ठ व्यंजन। बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में वायु जीभ से टकराकर वापस आती है और फिर बाहर निकलती है, उसे उत्तिष्ठ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ये दो हैं, ड और ढ। अब जानेंगे हम प्राणवायु यानी श्वास के आधार पर व्यंजनों के भेद। सबसे पहला है अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में कम श्वास और कम प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होते हैं।
जैसे क, ग, ड, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब और म। इनके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं, अर्थात इनको बोलते हुए हमें कम प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे होते हैं महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में अधिक श्वास और अधिक प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होते हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, ढ, ढ, थ, ध, फ, भ। इनके अतिरिक्त ड, ढ और ह व्यंजन भी महाप्राण होते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करते समय हमें अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। अब बच्चों हम जानेंगे स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो बच्चों, जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो मुख में वायु प्रभाव से कंठ में स्थित स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इस आधार पर भी व्यंजनों के भेद किए जाते हैं। इस आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं। पहला है अघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और श, श, स अघोष व्यंजन होते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। ये सब क्या है? अघोष व्यंजन है। दूसरा है सघोष। सघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, ह सघोष व्यंजन होते हैं, जैसे ग, घ, ड, ज, छ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, प, भ, म, य, र, ल, व, ह। ये सब क्या है? सघोष व्यंजन है। तो बच्चों, हमने अघोष और सघोष व्यंजन जान लिए। अब हम जानेंगे अयोग वाक्य के बारे में। अयोग वाक्य का अर्थ है जो योग ना होने पर भी साथ रहे। ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन। अयोग वाक्य दो होते हैं, अंग और अह। तो सबसे पहले जानेंगे हम अनुस्वार यानी अंग के बारे में, जो बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। अनुस्वार का अर्थ है स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि, अर्थात इसका उच्चारण नाक से होता है। इसके बाद सदैव कोई व्यंजन आता है। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है, जैसे अंदर, बंधन, कंपन, चंचल, चंपक, संत, कंगाल, पंख, पंछी आदि। ये सब इनके ऊपर क्या लगता है? अनुस्वार यानी बिंदु इन शब्दों के ऊपर लगती है और उच्चारण नासिक यानी कि नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है। अब स्पर्श व्यंजनों के पंचम व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है। अगर अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों से पहले सम का प्रयोग हुआ हो तो म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, अर्थात म के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे सम जमा यम संयम, सम जमा वेदना संवेदना, सम जमा रक्षक संरक्षक। मो की जगह क्या लग गया? अनुस्वार। सम जमा लिप संलिप, सम जमा शय संशय, सम जमा हार संहार। अब हम जानेंगे अनुनासिक के बारे में। बच्चों, जिस ध्वनि का उच्चारण करने में वायु नाक और मुख दोनों के रास्ते बाहर आती है उसे अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे हंसना, कप कपी, सांप, माँ, गवार, चिड़िया, चांद, बूंद, बांस आदि। इन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु आता है और इनका उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों से हवा बाहर निकलती है। जिन व्यंजनों पर पहले से ही मात्रा लगी हो उन पर अनुनासिक लगाते समय केवल बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे मैं में आई की मात्रा आती है तो चंद्र बिंदु नहीं आएगा, बिंदु आएगा। कोपल, भैंस, सिंचाई, गोंद, घोंसला, चोंच, अर्थात शिरोरेखा के ऊपर जो मात्राएं होती है उनके साथ चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अब जानेंगे हम विसर्ग के बारे में। बच्चों, हिंदी के अपने शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। इसका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में आए कुछ तत्सम शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, अतः, संभवतः, स्पष्टतः, परिणामतः, स्नेह, क्रमशः आदि।
अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं उनमें विसर्ग का प्रयोग होता है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संयुक्त व्यंजन के बारे में। अच्छा, आप पढ़ चुके हैं कि श, त्र, ज्ञ, श हिंदी वर्णमाला के 4 संयुक्त व्यंजन हैं। जब दो व्यंजनों के बीच स्वर ध्वनि नहीं होती तो वे आपस में संयुक्त हो जाते हैं, अर्थात मिल जाते हैं। जैसे क और श से मिला श, त और र से मिलकर बना संयुक्त व्यंजन है त्र, ज और ज्ञ से मिला ज्ञ, श और र से बना संयुक्त व्यंजन है श्र। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण वैसा नहीं होता जैसे ऊपर दिखाया गया है, ऐसा उच्चारण संस्कृत में होता है। हिंदी में उसका उच्चारण ज्ञ यानी आधा ग और य की तरह होता है। इनके अतिरिक्त भी संयुक्त व्यंजन हो सकते हैं, जैसे क और य से मिला संयुक्त व्यंजन क्य यानी कि एक आधा एक पूरा, शब्द बना क्या, क्यारी, क्यों, वाक्य। स और व के मेल से बना संयुक्त व्यंजन है स्व, आधा स और व, शब्द है स्वयं, स्वाति, स्वाध्याय, स्वदेश। न और य से मिला संयुक्त व्यंजन है न्य, जिसमें आधा न और य होता है, शब्द है अन्य, धन्य, अन्याय, धनाज्ञार। द और य से मिला संयुक्त व्यंजन है द और य। द को अधूरा दिखाने के लिए, आधा दिखाने के लिए हल चिन्ह लगाया जाता है, शब्द बना विद्या, उद्योग, द्योतक, वंद्य। स और त से मिला संयुक्त व्यंजन आजाद स और त, जैसे शब्द है अस्त, मस्त, हस्त, बस्ती, अर्थात इसमें शब्दों में भी संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। संयुक्त व्यंजन को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। आइए व्यंजनों को स्वर रहित बनाना जाने। तो बच्चों, व्यंजन को स्वर रहित बनाने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। पहली है पाई हटाकर। जिन व्यंजनों में पाई यानी कि एक डंडा होता है, ये उसकी पाई हटाकर उन्हें अगले व्यंजन में जोड़ दिया जाता है। जैसे ख की पाई हटा दी, उसका डंडा हटा दिया, आधा ख बन गया, शब्द बना ख्याति, ख्याल, सख्त। ग की पाई हटाई, शब्द बना भाग्य, ग्वाला, लक्कड़हारा, अर्थात उसमें गौ आधा होगा। चौ की पाई हटा दी, अच्छा, मच्छर, कच्चा, इसमें चौ जो होता है वो अधूरा होगा। जौ की पाई हटा दी, जैसे ज्वाला, ज्योति, लज्जा, इन शब्दों में जौ आधा लिखा जाता है। दूसरा होता है पाई रहित व्यंजनों में हलंत लगाकर, अर्थात जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती उनके नीचे हलंत लगाकर उन्हें स्वर रहित बना देते हैं, अर्थात जिनके नीचे हल चिन्ह लगा होता है वो स्वर रहित कहलाते हैं। जैसे ट के नीचे हल चिन्ह लगाया तो अर्थात ये स्वर रहित वर्ण है। शब्द है चट्टान, 58, मिट्टी, ड के नीचे पाई लगाई, शब्द बना लड्डू, गुड्डू, गड्ढा आदि। द के नीचे हल चिन्ह लगाया तो गद्दा, चद्दर, भद्दी जैसे शब्द बने। हल चिन्ह का अर्थात है ये शब्द स्वर रहित है। तीसरा है घुंडी हटाकर। घुंडी अर्थात एक मुड़ा हुआ रूप को हटा देते हैं, जैसे कि क की घुंडी ये हटा दी जाती है, और इस तरह क को अधूरा दर्शाया जाता है। इसी तरह फ को भी, इन व्यंजनों में आगे की ओर घुंडी होती है, इनको स्वर रहित बनाने के लिए घुंडी हटा देते हैं। जैसे क की घुंडी हटाई, शब्द बना धक्का, भक्त, शक्ति। फ की हटाई घुंडी, शब्द बना मुजफ्फर, रफ्तार, हफ्ता आदि। अब जानेंगे द्वित्व व्यंजन के बारे में। जो संयुक्त व्यंजन दो समान व्यंजनों से बने होते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क और क, अर्थात एक आधा क और एक पूरा क, अर्थात एक की घुंडी हटा दी गई और एक पूरा लिखा गया। इससे शब्द बने मक्का, धक्का, चक्का। च जिसमें एक आधा च और पूरा च, शब्द बना बच्चा, सच्चा, कच्चा। ज को भी एक आधा और एक पूरा लिखा गया, शब्द बना लज्जा, सज्जा, छज्जा। तो दोनों एक जैसे शब्द वर्ण हैं लेकिन एक आधा एक पूरा, शब्द हैं उत्तर, सत्तर, संपत्ति। प जिसमें एक अधूरा वर्ण और एक पूरा वर्ण लेकिन दोनों एक ही वर्ण हैं, शब्द बने पप्पू, छप्पर, चप्पल आदि। ल भी दोनों एक जैसे वर्ण लेकिन एक आधा एक पूरा, इससे बनने वाले शब्द हैं गल्ला, छल्ला, बिल्ला। तो ऐसे शब्द द्वित्व व्यंजन वाले शब्द कहलाते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन भी प्रयोग होते हैं जिनमें 3 व्यंजनों का गुच्छा होता है, जैसे स्वास्थ्य, ज्योत्सना, उज्ज्वल आदि। ये शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं। अब हम जानेंगे ड ढ क्या है।
ड ढ हिंदी के ऐसे विशेष व्यंजन हैं जो किसी शब्द के आरंभ में कभी नहीं आते, जैसे पेड़, लड़ाई, सड़न, सड़क, सूंड, गाड़ी, घोड़ा, पखवाड़ा, पढ़ना, चढ़ाई, अनपढ़, कढ़ाई, अलीगढ़, बढ़ई आदि। ड ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका जाता है। आइए बच्चों, आप विभिन्न व्यंजनों के साथ रॉ का संयोग जानें। तो बच्चों, हिंदी में विभिन्न व्यंजनों के साथ रॉ का संयोग करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजनों के साथ रॉ के संयोग के नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है, यदि र में स्वर नहीं है तो वह अपने से आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। जैसे कि करम, कर्म ऊपर र मात्रा के रूप में आएगा। इस तरह कार्य, कार्य र जो है मात्रा के रूप में। धर्म नहीं, धर्म, वर्ष ना होकर वर्ष होता है, शौ के ऊपर र मात्रा के रूप में आएगा। गर्व नहीं, गर्व, वो के ऊपर र मात्रा के रूप में। और दर्द में दर्द नहीं होगा, दर्द होगा, द दूसरे वाले दर्द के ऊपर मात्रा के रूप में र आएगा। और दूसरा नियम है इसका, यदि र से पहले स्वर रहित व्यंजन आया हो तो इसका रूप एक तिरछी के रूप में, रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। इस तरह जैसे शब्द है क्रम, क के नीचे एक तिरछी रेखा की जाती है। भ्रम, भ के नीचे तिरछी रेखा। द्रव, एक तिरछी रेखा द में। प्रण, प के नीचे तिरछी रेखा होगी। शुक्र, क के नीचे तिरछी रेखा। और अग्र, इसमें ग के नीचे तिरछी रेखा खींची जाएगी। और तीसरा नियम है इसका, यदि र से पहले स्वर रहित ट और ड आए तो इसका रूप ऐसा हो जाता है, अर्थात दो तिरछी रेखाएं आपस में मिला दी जाती हैं। जैसे शब्द हैं ट्रक, ट्रेन, ट्राम, ड्रम, ड्रामा, ड्रेस आदि। ये सब र की तिरछी रेखा वाले शब्द होते हैं। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। मुख से बोली गई ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित होता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। किसी भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है वे स्वर कहलाती है। हिंदी में स्वरों के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए वायु कंठ से निकलकर मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श या घर्षण करते हुए बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के चार भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्तिष्ठ व्यंजन। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं: अल्प प्राण और महाप्राण। प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा वर्ण और श, श, स अघोष व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, ह सघोष व्यंजन होते हैं। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है। अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण करने में वायु नाक और मुख दोनों से बाहर आती है। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। व्यंजनों को स्वर रहित बनाने के लिए ये विधियां बनाई जाती हैं, जैसे पाई वाले व्यंजन की पाई हटाना, बिना पाई वाले व्यंजन में हलंत लगाना और क तथा फ की घुंडी हटाना। जो संयुक्त व्यंजन दो समान व्यंजनों से बने होते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ड, ढ को उत्तिष्ठ व्यंजन कहते हैं, जो इनके उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका जाता है। ड, ढ हिंदी के विशेष व्यंजन हैं जो किसी शब्द के आरंभ में कभी नहीं आते। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपने इसका लगातार अभ्यास करना है। इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।